दोस्तों आज की डेट है 5 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका यूपीएससी पीएससी एग्ज़ाम मंथन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स मंथन। दोस्तों आज का पहला टॉपिक है ड्रैगन 2 स्पेसएक्स क्रू। आखिर इस पूरी न्यूज़ का क्या है कंटेक्स्ट? तो इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि स्पेसएक्स का ड्रैगन क्रू जो स्पेसक्राफ्ट है वो 2 एस्ट्रोनॉट्स को, जो कि बॉब और डोंग हैं, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस सेफली लेके आ गया है और इनकी लैंडिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको में कराई गई है एक पैराशूट के माध्यम से। तो ये इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी कि एक प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स जो कि एलन मस्क ने बनाई हुई है, उससे एक क्रू जो है यहाँ मई 2020 में गया था और वो वहाँ पे जाकर वापस 2 एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पे लेके आया है। तो हमें समझना होगा कि इस पूरे प्रोसेस में किस किस टाइप की चीज़ें यूज़ हुई है। इसके पहले हम जानते हैं कि नासा की जो कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है उसने इस स्पेसएक्स के पूरे ड्रैगन 2 को फंडिंग किया था, ताकि ये जो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द अर्थ टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस अर्थ पे जो ट्रांसपोर्ट करने वाली प्रोसेस हैं, उसको ये लोग, जो नासा है वो चाह रहा है कि कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए इसका, और जो नासा है वो कोर चीज़ों पे अधिक फोकस कर पाए। अगर हम देखें इस कंप्लीट प्रोसेस को, तो ये हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं, ये ड्रैगन 2 जो है, ये स्पेसएक्स का ड्रैगन 2 जो क्रू मॉड्यूल है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ये जो क्रू है सबसे पहले इस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से डिटैच होगा। उसके बाद फिर ये जो है एटमॉस्फेयर में जेटिशन जो उसका ये है प्रोसेस वो शुरू होगा, और 15 मिनट्स तक ये थर्स्टर इसमें जो होंगे, जो कि मतलब थर्स्ट करेंगे उसके इंजन को वापस अर्थ की तरफ लेके आने के लिए। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जब 15 मिनट तक ये कंटिन्यूसली थर्स्ट करेगा और इंडिया के अर्थ के एनवायरनमेंट पे इंटर कर जाएगा, उस टाइम पे इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, उसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि घर्षण होता है दोनों के बीच में, इससे इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और वो 1600 डिग्री तक वहाँ तक पहुँच सकता है। इस कारण से इसमें वो सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे लगे होते हैं, जिसके थ्रू अंदर जो भी लोग हैं उन सबको प्रॉपर तरीके से बचाया जा सके और उनके लिए एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके वहाँ से। तो जैसे ये अर्थ के एनवायरनमेंट पे इंटर करता है और एक एडिक्वेट हाइट तक आ जाता है उसकी, तो वहाँ पे फिर एक पैराशूट जैसा यहाँ पे पैराशूट निकलता है, और ये जो है क्रू मॉड्यूल, ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि समुद्र में इसे लैंड करा दिया जाता है सेफली। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो 4-5 टुकड़ों में बना हुआ है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब ये इसे कंप्लीटली कर पाए हैं एक क्रू मॉड्यूल के थ्रू। आखिर देखते हैं कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको कहाँ पे है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको ये है, जो कि अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है, और ये मैक्सिको, अमेरिका, इन दोनों कंट्रीज़ को टच कर रही होती है। तो यहीं पे इसकी लैंडिंग कराई गई है। चलिए अगली टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिलेटेड है बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट से। क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि यूएई है जो कि पहली कंट्री बन गई है अरब नेशंस की, अरब वर्ल्ड की, जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जिसने जनरेट की है। इसके पहले तक कोई भी अरब कंट्री ने न्यूक्लियर पावर स्टेशन नहीं लगाया था, अपना न्यूक्लियर एनर्जी से कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की थी। ये पहली ऐसी कंट्री है। तो देखते हैं कहाँ पे सिचुएटेड है ये। अल दफरा जो कि अबू धाबी रीजन में है, वहाँ पे ये सिचुएटेड है, और उसमें 4 APR 1400 न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाए गए हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 5.6 गीगावाट्स की इसकी कैपेसिटी होगी, जो भी न्यूक्लियर पावर स्टेशन वहाँ पे लगाया गया है उसकी। और ये 25% यूएई की जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी नीड होगी उसको ये पूरा फुलफ़िल कर पाएगा। और ये पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन होगा अरब वर्ल्ड का। अगर हम देखें कि यूएई की लोकेशन कहाँ है, आप ये देख पा रहे हैं, ये यूएई की लोकेशन है। ये यहाँ पे अरेबियन सी है, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, ये पर्शियन गल्फ़ है। पर्शियन गल्फ़ हो गई, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, यहाँ अरेबियन सी हो गई। यूएई की राजधानी क्या है? ये है आपकी अबू धाबी, ये अबू धाबी हो गई। ओमान, अगर यहाँ पे सराउंडिंग कंट्रीज़ को भी देख लिया जाए तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, इसकी राजधानी है रियाद। और अगर हम इस साइड जाएं तो यहाँ पे यमन की राजधानी है साना, उसके बाद ओमान की राजधानी है मस्कट। तो आपको इन सब
राजधानियों को भी याद रखना चाहिए, जो मोटा मोटी जो चर्चा में रहती है उन सब के बारे में आपको खबर होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ कतर, यहाँ पे दोहा है इसकी राजधानी, यहाँ पे बहरीन है, मनामा है इसकी राजधानी, बहरीन की राजधानी मनामा है, कुवैत की राजधानी कुवैत है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। जैसे इराक है, इराक की राजधानी बगदाद है, यहाँ पे जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी अमान है, सीरिया की राजधानी दमस्कस है। इस बार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रेड सी है, यहाँ पे डिजिबूटी है, डिजिबूटी बहुत काफ़ी चर्चा में रहता है। तो ये लोकेशन से ही आपको याद होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अगर देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ लोकेशन से याद नहीं रहनी चाहिए, बट जबकि काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो कंट्रीज़ यहाँ अरेंज की हुई है वो भी आपको याद होनी चाहिए। जैसे इराक, फिर जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, उसके बाद यमन, ओमान, यूएई, इधर से फिर कतर, बहरीन और कुवैत। तो ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो घड़ी की सुई की दिशा में एक है उस डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये वाले डायरेक्शन में आपको ये कंट्रीज़ के नाम याद होना चाहिए। ये कभी भी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है कि किसी भी प्रीलिम्स या प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, यूपीएससी और पीएससी के। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक रिलेटेड है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर। क्या है इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट? इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि बहुत सारी कंपनीज जो कि हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन्स बना रही है, उनको हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने इंसेंटिव देने की बात कही है। और ये जो कंपनीज़ हैं इनकी फ़ाइनल टॉक चल रही है मीटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके साथ में। तो हम देखते हैं कि अगर ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि डोमेस्टिक इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल फ़ोन्स की है वो यहाँ पे लार्ज स्केल में बढ़ पाएगी, और हम फॉरेन कंट्रीज़ से जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहे होते हैं उस इंपोर्ट के चार्जेस भी हमारे बचेंगे। अब बात आती है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे इस स्कीम के लिए क्या डिसाइड की गई है कि 15,000 और या फिर उससे ज़्यादा फ़ोन जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करना चाहिए इंडिया में, और 6% उसकी इंसेंटिव उसको मिलना चाहिए। और इन द सेम कैटेगरी कंपनीज़ विच ओन्ड आर द इंडियन नेशनल्स के लोग, मतलब जो कि कंपनी ओन कर रहे हैं और मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी, और इंसेंटिव जो भी है इनके लिए वो 200 करोड़ रुपए तक का रखा गया है। अगर हम और इसके बारे में थोड़ा सा ड्रिल डाउन करें तो क्या क्या की फीचर्स हैं। 4 से 6% का इंक्रीमेंटल सेल होना चाहिए, और इसके बेसिस में उनको यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाएगा। और ये इंसेंटिव जो होगा पीरियड ऑफ 5 ईयर्स के लिए होगा। एप्लीकेशन आप अभी इसकी एप्लीकेशन खुली है और 4 मंथ तक आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। जितनी भी कंपनीज हैं उन सब के लिए, उन सबको यहाँ पे आवेदन के लिए आवेदन मंगाए गए हैं इसके थ्रू, इस स्कीम के थ्रू। और एक नोडल एजेंसी होगी जो कि कंप्लीट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसका कर रही होगी, और वो मीटी के जो भी नेतृत्व है उसके थ्रू ही कर रही होगी। अगर और हम इसमें बारे में और देखें कि इस स्कीम से रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन काम की हमारे लिए, तो ये जो कंपनीज़ होनी चाहिए, ये कंपनीज़ इंडिया के अंदर ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए और यहाँ पे उसका प्रोडक्शन होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखने वाला है, ये जो इंसेंटिव मिलने वाला है वो कंपनीज़ को अपने लैंड पर बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड कुछ होगा, जैसे मशीन लगाना है या फिर इस टाइप के और कोई दूसरे प्रोसेस करना है, तो वो सब चीज़ों में आपको इसका इंसेंटिव मिल पाएगा। ये एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए और नई यूनिट्स के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिपोर्ट्स ऑन द लियोपार्ड साइटिंग। तो क्या कंटेक्स्ट है इस न्यूज़ का? इस न्यूज़ का ये कंटेक्स्ट है, ग्लोबल टाइगर रिजर्व जो टाइगर सेंसस जो हुआ था, जो कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कराया था, अब एक डेडिकेटेड रिपोर्ट रिलीज़ करने वाला है लियोपार्ड के ऊपर। और हमें ये याद रखना होगा कि कोई भी अब सेपरेट सेंसस इसके लिए कंडक्ट नहीं किया जाता है। जो टाइगर सेंसस होता है उसी के थ्रू लियोपार्ड का भी काउंट कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा लियोपार्ड जो है ये यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा है आपको। और ये हर जो 4 साल में टाइगर का सर्वे किया जाता है, उसी सर्वे में इन लियोपार्ड को भी काउंट कर लिया जाता है। जो लास्ट टाइम जो फॉर्मल सेंसस हुआ था लियोपार्ड का, उसमें ऑलमोस्ट 12,000 से 14,000 जो लियोपार्ड हमारे यहाँ पे मिले थे, और अराउंड 8,000 जो लियोपार्ड थे वो जो हमारे टाइगर रिजर्व्स थे वहाँ पे ही वो लोग जीवित थे और वहीं पे रह रहे थे। अगर और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो जो बंगाल टाइगर है, एशियाटिक लायन है, और स्नो लियोपार्ड और क्लाउडेड लियोपार्ड, तो
इसी फैमिली से रिलेटेड ही इंडियन लियोपार्ड भी है, जो कि एक बिग कैट फैमिली का पार्ट है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा पैरडस। और इसका कॉमन नेम क्या है? इंडियन लियोपार्ड और द कॉमन लियोपार्ड। कहाँ कहाँ मिल रहा होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से मिल रहा होता है, टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट में मिल रहा होता है, अल्पाइन कॉनिफरस फॉरेस्ट में मिल रहा होता है। इन सारी जगहों में जो लियोपार्ड है वो मिल रहा होता है। लेकिन किन जगहों पे नहीं मिलता है, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है ना। तो 2 जगहों में नहीं मिल रहा होता है, एक तो डेजर्ट में और मैंग्रोव्स के सुंदरबन में। इन दोनों जगहों में ये नहीं मिल रहा होता है। और अगर हम इसका स्टेटस देखें तो शेड्यूल 1 में डिफाइंड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, अपेंडिक्स 1 में डिफाइंड है साइट्स के, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल। कल हमने देखा था कि ढोल, हमने कल एक जानवर के बारे में पढ़ा था जो कि वाइल्ड डॉग जिसे भी हम बोलते हैं, उसका IUCN स्टेटस था इंडेंजर्ड, और टाइगर का भी IUCN स्टेटस इंडेंजर्ड होता है। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो लियोपार्ड का जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा UPSC या PSC जो है वो IUCN स्टेटस के बारे में ज़रूर पूछता है। तो आप जब भी किसी ऐसे जीव को तैयार करते हैं तो वहाँ पे इन तीनों चीज़ों को, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसका स्टेटस क्या है, कौन से शेड्यूल में डिफाइंड है, साइट्स में कौन से शेड्यूल में डिफाइंड है, और आपके IUCN रेड लिस्ट में उसका स्टेटस क्या है, ये पता होना चाहिए। चलिए हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है 1947 पैक्ट ऑन गोरखा सोल्जर्स। तो देखते हैं कि इस न्यूज़ का क्या है कंटेक्स्ट। इस न्यूज़ का कंटेक्स्ट ये है कि नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि 1947 में इंडिया, नेपाल और UK इन 3 कंट्रीज़ ने जो पैक्ट साइन किया था अब वो रिडेंडेंट हो गया है। रिडेंडेंट हो गया मतलब ये अब किसी काम का नहीं रह गया है। और अगर हम देखा जाए तो अभी भी जो गोरखास हैं वो 3% उनका नंबर है ब्रिटिश आर्मी में। अभी भी ये लोग वहाँ पे सर्व कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 200 सालों से वो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और अगर हम देखें कि इंडियन आर्मी चीफ जो हमारे हैं वो, उन्हें नेपाल में जनरल का ऑनररी पोस्ट मिली हुई है। इसके साथ ही साथ अगर हम ब्रिटेन की जो महारानी है एलिज़ाबेथ 3, उनकी अगर जो बॉडीगार्ड्स हैं, जो उनके जो 2 मेन बॉडीगार्ड्स होते हैं, वो दोनों मेन बॉडीगार्ड्स को गोरखा रेजिमेंट से ही चुना जाता है, जो कि वहाँ पे ब्रिटिश में एक अभिन्न अंग है उनका। आखिर अभी इशू क्या है, हम इस पैक को क्यों अभी अचानक से चर्चा में आया है? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि जो गोरखा वेटरन हैं, मतलब जो गोरखा के जो पुराने जो लोग हैं जो कि आर्मी में सर्व कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि यूके में फोर्सेस के साथ में, यूके फोर्स मतलब वहाँ के जो ब्रिटेन की फोर्स है, वहाँ पे इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। मतलब उन लोगों को भेदभाव जो वाली जो चीज़ होती है वो वहाँ पे की जा रही है। तो ये कंप्लीट कंटेक्स्ट था इसमें। अगर हम और देखें इसके बारे में तो जो 1947 में जो पैक्ट हुआ था उसमें एंग्लो नेपालीज वार ऑफ 1814 और 1816 में सबसे पहले गोरखा सोल्जर्स को यहाँ पे 1815 में रिक्रूट किया गया था। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस समय पे 10 रेजिमेंट गोरखास को एलोकेट की गई थी। और यहाँ पे जो है फिर ये ट्राइपरेट जो एग्रीमेंट हुआ था उसके थ्रू ही ब्रिटेन, इंडिया और नेपाल में ये ट्राइपरेट एग्रीमेंट के थ्रू ही ये 10 रेजिमेंट को वहाँ बनाया गया था। और जो गोरखा रेजिमेंट्स थी उसको ब्रिटिश एम्पायर और इंडिया इन दोनों के बीच में यहाँ पे डिवाइड करने की बात इसी पूरे पैक के थ्रू की गई थी। और इसके साथ ही साथ जो गोरखा सोल्जर्स थे जो कि अभी वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी में सर्व कर रहे हैं, जो कि नेपाल के हैं, वो वहाँ पे जो भी उनको पर्क्स मिलेंगे आर्मी में और उसके जो प्रिविलेजेस मिलेंगे वो सब कुछ इक्वलेंट होना चाहिए जो वहाँ पे ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स होंगे या जो ब्रिटिश आर्मी में जो लोग होंगे उनके समान। तो लेकिन अब यहाँ पे यही बात आ रही है कि इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर द डिस्कशन। आज हमारे पास इतने ही टॉपिक थे। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा शेयर की जाने वाली करंट अफेयर्स और MCQs अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर द डिस्कशन।